बैक टू मेडिकल इंटेलिजेंस। तो हमारा द डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नंबर 3 है, जहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म कैसे वर्क करता है, मेटाबॉलिज्म कैसे होता है डाइजेशन सिस्टम में। तो मेटाबॉलिज्म ये दो क्रियाओं द्वारा पूरा होता है। इसमें दो क्रिया होती है, मुख्य दो एक्टिविटी होती है। पहला है एनाबॉलिज्म, सेकेंड है केटाबॉलिज्म। दो मेन एक्टिविटी है। एनाबॉलिज्म, इस क्रिया में सिंपल मॉलिक्यूल्स अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज एंड फैटी एसिड्स इकट्ठे होकर कॉम्प्लेक्स जटिल मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि बहुत से छोटे छोटे एनाबॉलिक्स मिलकर प्रोटीन के बड़े मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ग्लूकोज से कार्बोहाइड्रेट, फैटी एसिड्स और फैट्स के बड़े मॉलिक्यूल बनते हैं। एनाबॉलिज्म की क्रिया में एटीपी मॉलिक्यूल्स के द्वारा रिलीज की गई एनर्जी इस्तेमाल होती है। एटीपी से एडीपी प्लस आईपी प्लस एनर्जी। केटाबॉलिज्म, इस क्रिया में कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स, जो कि छोटे छोटे सिंपल्स मॉलिक्यूल अमीनो एसिड, ग्लूकोज और फैटी एसिड में टूट जाते हैं। फॉर एग्जांपल, प्रोटीन टूटकर अमीनो एसिड में बदल जाता है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में और फैट्स टूटकर फैटी एसिड के सिंपल मॉलिक्यूल्स में बदल जाता है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो टूटकर फैट में बदल जाता है और फैटी एसिड जो होता है वह सिंपल मॉलिक्यूल्स में बदल जाता है। इस क्रिया में एनर्जी इस्तेमाल होती है कैटाबॉलिज्म में। फिर आता है हमारा कॉम्प्यूशन ऑफ एनर्जी। ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के दौरान वह पायरुवेट में बदल जाता है और यह पायरुवेट यदि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटता है तो उसे एरोबिक रिस्पायरेशन कहा जाता है। एरोबिक रिस्पायरेशन के दौरान CO2 और एनर्जी निकलती है। यह एनर्जी वापस एटीपी बनाने में इस्तेमाल हो जाती है। यानी कि जब पायरुवेट टूटता है तो O2 की प्रेजेंस में टूटता है, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटता है, जिसे और एरोबिक रिस्पायरेशन कहा जाता है। जैसे एडीपी प्लस आईपी प्लस एनर्जी बराबर एटीपी, यानी कि एडीपी और एपी से मिलकर एटीपी बनता है। यदि पायरुवेट ऑक्सीजन की एब्सेंस में टूटता है तो उसे एनारोबिक रिस्पायरेशन कहा जाता है। अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं रहेगी तो उसे एनारोबिक रिस्पायरेशन कहा जाता है। एनारोबिक रिस्पायरेशन के दौरान लैक्टिक एसिड बनाता है और यह लैक्टिक एसिड बॉडी में थकान महसूस करवाता है। यानी कि यह जो लैक्टिक एसिड होता है, अगर यह बनता है एनाबॉलिक रिस्पायरेशन के दौरान तो आपको थकान महसूस होती है। लीवर, यह बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड होता है। लीवर का कलर ब्राउन होता है। यह ग्लैंड लगभग 2 किलो का होता है। यह ग्लैंड एब्डोमिनल कैविटी के राइट भाग के ऊपरी भाग में उपस्थित होता है। यह डायफ्राम के नीचे वाले भाग में पाया जाता है, जिसे पेरिटोनियम की परत लीवर को आधा कवर करती है, परंतु लगभग लीवर एक सख्त कैप्सूल से कवर होता है। लीवर में 4 लोब होते हैं। पहला लोब होता है राइट लोब, सेकेंड लोब होता है लेफ्ट लोब, थर्ड है क्यूडेक्ट लोब, फोर्थ है क्यूड्रेट लोब। क्यूड्यूट और क्वेरेडेट लोब्स लीवर के पीछे भाग में पाए जाते हैं। लीवर के एक कनेक्टिव टिश्यू के कैप्सूल से कवर होता है, जिसे ग्लिसरॉल कैप्सूल कहा जाता है। लीवर के लोब्स बहुत से लोब्स से मिलकर बनते हैं। लोबुलस में त्रिकोण आकार के लीवर सेल्स पाए जाते हैं, जो कि लीवर सेल को हाइपोसाइट्स कहा जाता है। यह लीवर सेल्स प्लेट्स की दशा में पाए जाते हैं। इन सेल्स की प्लेट्स के बीच में ब्लड भरी होती है, जिसे सिनुसोइड कहा जाता है। वास्तविकता में सिनुसोइड्स वह ब्लड वेसल होती है जिनकी वॉल्स आधी अधूरी होती है। वास्तविकता में साइनोसोइड्स वह ब्लड वेसल्स होती है जिनकी आधी अधूरी वॉल्व भरी होती है, जिसे हेपोसाइटिस का आकार 1 mm होता है। साइनोसाइड में जो ब्लड पाया जाता है वह ब्लड 2 जगह से आता है। वह 2 जगह पोर्टल वेन और हिपेटिक आर्टरी। हिपेटिक यानी कि लीवर का सेकेंड नेम है हिपेटिक, जिसमें आर्टरी होती है उसका नाम है हिपेटिक आर्टरी। इस तरह से व्यवस्था एट्रियल ब्लड में पाए जाने वाले ब्लड और पोर्टल वेनस ब्लड पोर्टल वेन्स में पाए जाने वाले ब्लड को मिक्स कर देती है। यह मिक्स ब्लड हेपेटोसाइट्स के बहुत करीब आ जाती है। हेपेटोसाइट्स यानी कि जो ब्लड लीवर में जो सेल होता है हेपेटोसाइट्स, उसके करीब आ जाती है। फिर आती है हमारा अरोटा वेना कावा लीवर हेपेटिक वेन। यहाँ पर ब्लड सप्लाई दे रखा है, ब्लड फ्लो ऑफ लीवर में ब्लड सप्लाई कैसे होता है यहाँ पर साइकिल के द्वारा बता रखा है। हिपेटोसाइट्स के सरफेस पर
क्यूफर सेल पाए जाते हैं। यह क्यूफर सेल्स मिक्स ब्लड में पाए जाने वाले टूटे हुए ब्लड सेल्स और फोरेजन बॉडी में बाहर से आने वाली वस्तु को खत्म करने का काम करते हैं। सिन्यूसोइड्स में पाए पहुँचे ब्लड को सेंट्रल वेन तक पहुँचा दिया जाता है। यह सेंट्रल वेन का ब्लड बाकी लोब्स की सेंट्रल वेन के ब्लड से जुड़ा होता है। यह बहुत सी सेंट्रल वेन मिलकर एक वेन बनाती है जिसे हेपेटिक वेन कहा जाता है। और यह हेपेटिक वेन जिसे वेन लीवर से निकलकर इन्फीरियर वेना कावा तक जाती है। यानी कि हार्ट का जो हमारा इन्फीरियर वेना कावा है वहाँ तक ये आर्टरी जाती है, लीवर की जो वेन होती है वो जाती है। लीवर का काम बाइल को सीक्रेट करना भी होता है, यानी कि जो बाइल जूस होता है उसको सीक्रेट करता है लीवर। यह बाइल हिपेसाइड्स के बीच में पाई जाने वाली छोटी छोटी जगहों पर बनाया जाता है। बाइल पतली पतली ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर में चला जाता है जिसे बाइल कैपिलरीज या बाइल कैन्यूक्लियस कहते हैं। यह बाइल कैपिलरीज बहुत सी इंटरलोब्यूलर बाइल से डक्ट से जुड़ी होती है। बहुत सी इंटरलोब्यूलर बाइल डक्ट से मिलकर एक बड़ा डक्ट बनाते हैं जिसे हेपेटिक डक्ट कहा जाता है। लीवर से जुड़ी हुई विसेल्स, यानी कि लीवर से कौन कौन सी वेन जुड़ी हुई होती है। तो पहली वेन है पोर्टल वेन। यह वेन लीवर को लगभग 4/2 भाग ब्लड सप्लाई करती है। यह स्टमच, स्प्लीन, पेंक्रियाज, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन से ब्लड लीवर तक लेकर आती है। यानी कि ये जो पोर्टल वेन जो होती है, जो हमारे पार्ट है, ऑर्गन है, स्प्लीन, पेंक्रियाज, इनसे ब्लड लीवर तक लेकर आती है। फिर आती है हमारी हिपेटिक आर्टरी। हिपेटिक आर्टरी जो होती है वो लीवर की होती है। यह अरोटा की शाखा होती है। यह लीवर को लगभग 1/5 भाग ब्लड सप्लाई करती है। थर्ड है हमारी हिपेटिक वेन। यह लीवर से इम्प्योर ब्लड इन्फीरियर वेना कावा तक लेकर जाती है। यानी हिपेटिक जो आर्टरी होती है वो अरोटा की शाखा से लाती है और जो हिपेटिक वेन है यह इन्फीरियर वेना कावा तक वापस लेकर जाती है। बाइल डक्ट, यह लीवर से बाइल को गॉल ब्लैडर तक लेकर जाती है, बाइल जूस को। द लीवर स्टमच, बाइल डक्ट, सेंट्रल वेन, ब्रांचेस ऑफ बाइल डक्ट। सेक्शन ऑफ द लीवर, सेक्शन है लीवर की। फंक्शन ऑफ द लीवर, फंक्शन में पहला है यह ग्लाइकोजन, विटामिन और आयरन को स्टोर करने का काम करता है। सेकेंड है यह हमारी बॉडी में ग्लूकोज की सामान्य मात्रा बनाने में महत्वपूर्ण होता है। फिर यह बॉडी में हीट बनाने का काम करता है, यानी कि आपके टेम्परेचर, आपको फीवर होता है तो उसमें भी हीट बढ़ा देता है आपकी बॉडी की लीवर। यह बाइल को सिक्रेट करता है, यानी कि बाइल जूस जो होता है उसको सिक्रेशन भी करता है लीवर। फिर आता है हमारा फोर्थ, यह बाइल नहीं फिफ्थ, यह एमिनोसाइड्स के टूटने पर अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। फिर यह यूरिया किडनी के द्वारा यूरिन में मिलाया जाता है और बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। यानी कि अमीनो एसिड जो होता है उसको अमोनिया में बदलकर यूरिया में बदल देता है। फिर यह किडनी के द्वारा यूरिन बनकर बाहर निकल जाता है। यह फैट का कंप्लीट डाइजेशन करता है। फिर सेवंथ है यह ब्लड से बिलिरुबिन से को बाहर निकालता है। आठवां है हमारा यह प्रोटोथ्रोम्बिन और फाइब्रोजन का सिक्रेशन करता है। यह ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, यानी कि ये फाइब्रोजन और जो ये होते हैं ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, यानी कि ब्लड को क्लॉट करने का काम करते हैं। यह ड्रग्स के प्रभाव को कम करने में भी बहुत महत्वपूर्ण है। फिर 10 है हमारा यह प्लाज्मा प्रोटीन बनाने का काम करता है, यानी लीवर जो होता है हमारा प्लाज्मा जो होता है ब्लड में वो उसको बनाने का काम करता है। हेपेटिक डक्ट, जिसे बाइल डक्ट्स भी कहते हैं, राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट से मिलकर एक कॉमन हेपेटिक डक्ट बनाते हैं। यह कॉमन हेपेटिक डक्ट के नीचे की तरफ पास करता हुआ गोल ब्लैडर के सिस्टिक डक्ट से जाकर मिलता है। यह दोनों कॉमन हेपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट मिलकर एक डक्ट बनाते हैं जिसे कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं। यह कॉमन बाइल डक्ट 7.5 सेंटीमीटर लंबा होता है। कॉमन बाइल डक्ट के द्वारा बाइल को डोडेनियम तक पहुंचा दिया जाता है। ब्लड सप्लाई टू द लीवर, हेपेटिक आर्टरी और पोर्टल वेन के द्वारा लीवर को ब्लड सप्लाई की जाती है और बहुत सी हेपेटिक वेन लीवर से वेनस ब्लड को इन्फीरियर वेना कावा तक लेकर जाती है। फिर बाइल, लीवर की लगभग भाग 500 से 700 ml बाइल रोजाना सीक्रेट किया जाता है, यानी कि लीवर एक दिन में 500 से 700 ml सीक्रेट कर सकता है। यह बाइल के सीक्रेशन डाइजेशन के समय आमतौर पर फैट के डाइजेशन के समय अत्यधिक होने लगती है। बाइल में निम्नलिखित सब्सटेंस पाए जाते हैं: वाटर, बाइल सॉल्ट, बाइल पिगामेंट्स, म्यूकस, कोलेस्ट्रॉल, ये कंटेंट बाइल में पाए जाते हैं। बाइल कैनिकुलस,
स्ट्रक्चर देख सकते हो, फ्लो बाइल, बाइल जो होता है वो कैसे फ्लो होता है। बिलुरुबिन, बिलुरुबिन यह बिलू पिगामेंट होते हैं। यह रेटिकुलोएंडोथेलियम सिस्टम के द्वारा आरबीसी के टूटने पर बनता है, यानी जब आरबीसी टूटती है तो यह बनता है। यह फैट सोलेबल होता है, जिसके कारण यह पानी में नहीं घुल सकता। फैट सोलेबल जो होते हैं वो पानी में नहीं घुल सकते और इस कारण बिलिरुबिन को बॉडी से बाहर निकाला जा सकता है। इसलिए फैट सोलेबल बिलिरुबिन को लीवर के पास भेज दिया जाता है। लीवर इस फैट सोलेबल बिलिरुबिन को ग्लूकोरोइन एसिड के माध्यम से वाटर सोलेबल बिलिरुबिन में बदल देता है। फिर यह वाटर सोलेबल बिलिरुबिन स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है। उसके बाद फिर इंटेस्टाइन में पाए जाने वाले बैक्टीरिया इस बिलिरुबिन को स्ट्रोकोलिम्बिन्जन में बदल देते हैं। यह स्ट्रोकोलिम्बिन्जन फेशियल मैटर और कलर प्रदान करता है, यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर है वह यह प्रदान करता है और कलर भी यह प्रदान करता है। फिर आता है हमारा बिलिरुबिन की कुछ मात्रा जो होती है वो इंटेस्टाइन के द्वारा ब्लड में चली जाती है। यह बिलिरुबिन ब्लड से किडनी तक पहुंच जाता है। फिर उसके बाद जो किडनी के द्वारा यह बिलिरुबिन यूरोबिलिनोजन में बदल दिया जाता है। यूरोबिलिनोजन यूरिन को कलर प्रदान करता है, यानी यूरोबिलिनोजन जो होता है इसके कारण ही यूरिन का जो कलर होता है वह येलो से होता है। फिर आता है हमारा गॉल ब्लैडर। यह नाशपाती यानी पियर के आकार का होता है। यह लीवर के पीछे भाग से कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा जुड़ा होता है। ये इसकी लेंथ 7 से 10 सेंटीमीटर होती है। गॉल ब्लैडर के 3 भाग होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। पहला है फंडस, सेकेंड है बॉडी, थर्ड है निक। फंडस यह गॉल ब्लैडर के आगे का फ्री भाग होता है। सेकेंड है बॉडी, यह गॉल ब्लैडर का महत्वपूर्ण भाग होता है। यह फंडस के पीछे पाया जाता है। थर्ड है निक, यह भाग फन्नल कुप्पी के आकार का होता है। लेयर ऑफ गॉल ब्लैडर, फर्स्ट है आउटर जो कि पेरिटोनियल लेयर होती है। सेकेंड है मिडिल लेयर जो मसल्स लेयर होती है। थर्ड है हमारी इनर लेयर यानी कि म्यूकस मेम्ब्रेन की बनी हुई होती है। ब्लड सप्लाई टू द गॉल ब्लैडर, सेस्टिक आर्टरी ब्रांच ऑफ हेपेटिक आर्टरी के द्वारा गॉल ब्लैडर को प्योर ब्लड की सप्लाई की जाती है, यानी जो सेस्टिक आर्टरी होती है उसके द्वारा ब्लड की प्योर सप्लाई की जाती है। गॉल ब्लैडर का इम्प्योर ब्लड सेस्टिक वेन के द्वारा पोर्टल वेन तक पहुंचा दिया जाता है। फिगर शोइंग गॉल ब्लैडर एंड पेंक्रियाज, यानी पेंक्रियाज और गॉल ब्लैडर का स्ट्रक्चर। सेस्टिक डक्ट, यह डक्ट 4 सेंटीमीटर लंबा होता है। यह गॉल ब्लैडर की निक से पास करता हुआ हेपेटिक डक्ट से जुड़ा होता है। सेस्टिक डक्ट और हिपेटिक डक्ट से मिलकर एक कॉमन बाइल डक्ट बनाते हैं, जिसके द्वारा बाइल को डोडेनियम तक पहुंचा दिया जाता है। अब गॉल ब्लैडर के फंक्शन पढ़ने वाले हैं। पहला है यह बाइल को स्टोर करता है गॉल ब्लैडर। फिर उसके बाद है सेकेंड, यह स्टोरेड बाइल को सीक्रेट करने का काम भी करता है, यानी कि बाइल जो होता है उसको स्टोरेड भी करता है। गॉल ब्लैडर के द्वारा बाइल खाना खाने से ठीक आधे घंटे बाद सीक्रेट होता है, यानी खाना खाने के बाद जो गॉल ब्लैडर होता है वो बाइल को सीक्रेट करता है। यह गॉल ब्लैडर निरंतर बाइल सीक्रेट नहीं करता है। गॉल ब्लैडर उस समय बाइल सीक्रेट करता है जब फूड डोडेनम में पहुंच जाता है, यानी जब फूड डोडेनम पहुंच जाता है उसके बाद यह सीक्रेशन नहीं करता है। फिर हमारा आता है पेंक्रियाज। ये एब्डोमिनल कैविटी में एपिगैस्ट्रिक और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम भाग में पाया जाता है, यानी जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी होती है उसमें हमारा जो रीजन होता है हाइपोकॉन्ड्रियम उसमें यह पाया जाता है पेंक्रियाज। ग्लैंड का कलर पेल ग्रे होता है। यह लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। यह ग्लैंड लगभग 60 ग्राम का होता है। पेंक्रियाज जो होता है, इस पेंक्रियाज के 3 पार्ट होते हैं। पहला है हेड, सेकेंड है बॉडी, थर्ड है टेल। हेड, यह पेंक्रियाज का सबसे चौड़ा भाग होता है। यह डोडेनियम के मुड़े हुए भाग में पाया जाता है जो हेड होता है। फिर सेकेंड है बॉडी, यह पेंक्रियाज का महत्वपूर्ण भाग होता है। यह स्टोमच के पीछे और पहली लंबर वर्टिब्रा के सामने पाया जाता है। अभी आपको इन सभी हिंदी में जो दे रखे नोट्स इनके इंग्लिश में चाहिए तो सिंपल सा कुछ नहीं करना है, इनका स्क्रीनशॉट लेना है। उसके बाद गूगल लेंस पर जाना है और ट्रांसलेट करके इनको इंग्लिश में कर सकते हो और नोट्स बना सकते हो, ताकि आप समझ भी सको और इन्हीं के नोट्स बना भी सको। फिर आया हमारा जो है थर्ड, टेल। यह पेंक्रियाज का पतला भाग होता है। यह लेफ्ट किडनी के सामने पाया जाता है। यह भाग स्प्लीन को टच करता है। पेंक्रियाज को एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों ग्लैंड्स कहा जाता है, यानी पेंक्रियाज जो होता है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड का काम भी करता है और एंडोक्राइन ग्लैंड का भी काम करता है।
इसलिए इसे दोनों ग्रेन कहा जाता है। पेंक्रियाज में बहुत से लोब पाए जाते हैं। यह लोब्स बहुत सी छोटी छोटी एल्वोई के द्वारा बनाई जाती है। एल्वोई को वॉल्व में बहुत से सीक्रेट सेल्स पाए जाते हैं। एल्वोई जो होती है हमारी रिस्पायरेशन सिस्टम में पाई जाती है, यानी कि जो हमारा जो लंग्स होते हैं उनमें एल्वोई पाई जाती है। जो सीक्रेट सेल्स पेंक्रियाज जूस सीक्रेट करते हैं, यह पेंक्रेटिक जूस हर एक लोब से छोटे छोटे डक्ट में पहुंचा दिया जाता है। बहुत से छोटे छोटे डक्ट मिलकर एक बड़ा डक्ट बनाते हैं जिसे पेंक्रेटिक डक्ट कहते हैं। डक्ट डोडेनम में खुलने से पहले कॉमन बाइल डक्ट से मिलकर हेपेपेंक्रेटिक एम्पुला बनाते हैं। फिर यह हेपेटोपेंक्रेटिक एम्पुला डोडेनियम में जाकर खुलता है। पेंक्रेटिक जूस में बहुत से एंजाइम पाए जाते हैं और यह एंजाइम फूड के डाइजेशन में मदद करते हैं। फिर आता है हमारा पेंक्रियाज अस एंडोक्राइन ग्लैंड। पेंक्रियाज जो होती है हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या वर्क करती है। पेंक्रियाज में कुछ विशेष स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनसे लिस्टिस्ट ऑफ लैंग्रेहस कहा जाता है। इलिस्टिक ऑफ लैंग्रेहस के द्वारा हार्मोन सिक्रेट किए जाते हैं जैसे कि इंसुलिन, ग्लाइकोजन और स्टोमोस्टेटिन। इलास्टिक पर डक्ट नहीं होते हैं, इसलिए यह अपने हार्मोन को सिक्रेशन सीधे ब्लड में करते हैं। ब्लड सप्लाई टू द पेंक्रियाज, यानी पेंक्रियाज में ब्लड सप्लाई कैसे होता है। स्प्लेनिक और मेस्टेट्रिक आर्टरी के द्वारा पेंक्रियाज को प्योर ब्लड की सप्लाई की जाती है। पेंक्रियाज का इम्प्योर ब्लड स्प्लेनिक और मेस्टेट्रिक वेन के द्वारा पोर्टल वेन तक पहुंचा दिया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा डाइजेशन सिस्टम कंप्लीट हो गया है। इसके नोट्स चाहिए तो सिंपल सा इसका स्क्रीनशॉट लेना है और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके इसके नोट्स बना सकते हो, ताकि हिंदी में आप समझ सको और इंग्लिश में इसके नोट्स बना सको। ऐसे आगे वो नोट्स चाहिए तो आपको तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए आगे वीडियो पाने के लिए।